अब देखिए आगे, मैनेजर्स कमीशन. Sometimes the manager is entitled to a commission on profits, which is usually calculated as a fixed percentage of the profit. अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो मैनेजर है उसको हम लोग कमीशन देते हैं प्रॉफिट पे, जो कि जनरली क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट निकलता है उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ये एक फिक्स परसेंट होता है. सपोज द प्रॉफिट अर्न्ड ऑफ द फर्म इज ₹80,000 विदाउट कंसिडरिंग द कमीशन विच इज 5%. मान लीजिए आपका 80,000 प्रॉफिट होता है और आपका जो कमीशन है 5%, वो अभी तक आप कैलकुलेशन नहीं किए हैं. द कमीशन विल बी देन ₹4,000. तो कमीशन कितना होगा, 80,000 का 5%, 5/100, 800 into 5, 4,000. ठीक है, ये अमाउंट. द प्रॉफिट विल बी रिड्यूस टू 76,000. तो फिर आप प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, 76,000 रुपया. As the amount of commission of 4,000 is still to be paid, it should be treated as an outstanding expense. अब देखिए ये जो कमीशन का आपका अमाउंट है ये अभी भी आपको देना है, अभी तक आप दिए नहीं है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली द एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल और आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आप क्या कर रहे हो, टू कमीशन पेबल और आउटस्टैंडिंग कमीशन. तो ये आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ये डेबिट ये क्रेडिट टू साइड इधर जाएगा, ये आपका बाई साइड होता है. ठीक है, कमीशन पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी एंड इज शोन इन द बैलेंस शीट. अब देखिए जो कमीशन आपको पे करना है, क्योंकि ये आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, पेबल है, इसलिए बैलेंस शीट में ये जाएगा कहां पर, लाइबिलिटी साइड. Sometimes, however, the commission is calculated on profits remaining finally after the commission. ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कमीशन के लिए. अब देखिए कमीशन बोल रहा है उस प्रॉफिट पे निकलेगा जो कि कमीशन के बाद है. अगर आपको ऐसे समझ में देगा, देखिए वर्ड क्या देगा, आफ्टर चार्जिंग. अगर ये वर्ड देगा तब आपको क्या करना है, if the rate of commission is 5% and the profit remaining after the commission is ₹100, then the profit before the commission will be 105. तो देखिए अगर 5 बोला है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, आप कैसे कर देते हैं अभी तक, 5/100, 5/100 प्लस 5. तो परसेंट, इसका रूल क्या है, परसेंटेज बाई 100 प्लस परसेंटेज. तो ये हो जाएगा 5/105, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, आफ्टर चार्जिंग अगर बोलेगा तो मान लीजिए 6% बोलता तो आप लिखते 6/106. मान लीजिए 10% बोलता 10/110. ठीक है, तो जो परसेंटेज बोलेगा 100 प्लस दैट परसेंट. अब देखिए दैट इज इन द केस द कमीशन ऑफ ₹5 शुड बी आउट ऑफ एवरी 105 ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 105 रुपया है प्रॉफिट का बिफोर कमीशन, उसमें 105 रुपया में 5 रुपया आपका कमीशन होगा. द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कमीशन इज इन सच अ केस इज, तो इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ द कमीशन. देखिए यहां पे हम बोले परसेंटेज ऑफ द कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज, 100 प्लस परसेंटेज इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन. नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन. ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मूला है. If the profit before commission is ₹8 lakh and the manager is entitled to a commission of 5% after deducting the commission, the amount will be 38095. तो देखिए अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट बोल रहा है 8 लाख, रूल क्या है, देखिए 5/100 प्लस 5 इंटू 8 लाख. ठीक है, ये जब आप करेंगे आएगा 38095, 38,095. ठीक है, रूल दिस 8 लाख ऑफ 5/105, यही चीज हुआ. परसेंटेज 100 प्लस परसेंटेज इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, ये रहा. ठीक है, दिस कमीशन अमाउंट कैन बी वेरीफाइड टू, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 761,905. अब देखिए इसमें से आप ये जब माइनस करेंगे तो आएगा 7,61,905 एंड ₹38095 इज 5% ऑफ दिस फिगर. अब आप इसका अगर 5% निकालेंगे तो यही आएगा. ठीक है, one can see that if we calculate 5% of 8 lakh,
will be wrong since 40,000 is not 5% of 7,30,000 60,000. अब देखिए, अगर आप डायरेक्टली 8 लाख का 5% निकाल देते तो 40,000 आता, बचता 7,60,000, लेकिन 7,60,000 का 5% तो 40,000 नहीं होता है। इसलिए अगर आफ्टर चार्जिंग यूज होगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको देना होगा, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज इनटू द अमाउंट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है आपका abnormal losses. Such losses occur before because of fire, earthquakes or accidents. अब देखिए abnormal losses कैसे होगा, आग लग गया, भूकंप आ गया, कोई घटना घट गई, एक्सीडेंट्स हो गया। These may destroy some fixed assets of the firm. अब इससे क्या होगा, फर्म का कुछ फिक्स एसेट्स बर्बाद हो सकता है। In such case an asset account is credited and the profit and loss account is debited. अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखिए, है तो आपका खर्चा ही, तो आपका जो एसेट्स अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो एसेट्स कम हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे। द डेबिट मे बी स्प्रेड ओवर 2 और 3 ईयर्स। अब देखिए, जो डेबिट है वो 2 या 3 साल में आप बांट सकते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स मे ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड बाय फायर और अदर कॉजेस। अब देखिए, आपका जो गुड्स है उसका जो स्टॉक है वो या तो आग के वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है या डैमेज हो सकता है, या तो किसी और रीजन से वो डिस्ट्रॉय हो गया या डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया। इट इज ऑब्वियस दैट बिकॉज ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल बी लोअर देन अदरवाइज। अब देखिए, आपका जो स्टॉक है वो किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, जो वैल्यू है स्टॉक का वो कम हो जाएगा। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का वैल्यू जो है, जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इट इज हाउएवर बेटर टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट विच वुड हैव बीन अर्न्ड विदाउट द लॉस, सिंस दिस एनेबल्स द फर्म टू जज इट्स ट्रेडिंग ऑपरेशंस प्रॉपर्ली। तब देखिए, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालते हैं तब हम लोग अबनॉर्मल लॉस को नहीं लेंगे। उस समय हम लोग को ये पता चल जाएगा फर्म को कि उसका जो ट्रेडिंग ऑपरेशंस है, परचेज एंड सेल एक्टिविटी है, उससे उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है। टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, द ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। अब देखिए, नलिफाई करना मतलब बैलेंस करना। तो जो आपका लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट को आप जितना कॉस्ट से डिस्ट्रॉय हुआ है माल उससे क्रेडिट कर देंगे। If the goods destroyed are not insured, then the cost price of the goods destroyed is debited to profit and loss account. अब मान लीजिए जो आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो कॉस्ट प्राइस था उस गुड्स का वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिटेड कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका पूरा पैसा एक तरह से एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, खत्म हो गया। If the goods are insured, then the claim admitted by the insurance company is deducted and the claim not admitted is debited to the profit and loss account. अब मान लीजिए अगर इंश्योरेंस किया हुआ है तो क्या होगा, जितना आपको पैसा मिल गया है वो आप डिडक्ट कर दोगे। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका 1 लाख का गुड डिस्ट्रॉय हुआ और आपको क्लेम मिला 90,000, तो आप नेट 10,000 जो है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में दिखाएंगे। अगर 1 लाख का 1 लाख मिल गया तो कुछ नहीं दिखाएंगे। नाउ एक्सीडेंट, अब एडजस्टेंट एंट्री क्या है, एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट और लॉस बाय फायर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब एक्सीडेंटल स्टॉक का लॉस हुआ है या लॉस बाय फायर, टोटल वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस, जितना अबनॉर्मल लॉस हुआ पूरा वैल्यू कहां पर, ट्रेडिंग में। किस साइड दिखाएंगे जी हम लोग, ये आपका अगर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट इस साइड दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वैल्यू ऑफ अनरिकवर्ड लॉस टू एक्सीडेंटल लॉस और स्टॉक। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब जितना पैसा आपको मिला, मान लीजिए यही केस में 90,000 आपको मिला, अनरिकवर्ड 10,000, टोटल एक्चुअल लॉस आपका कितना आता है, 1 लाख का। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट विल बी शोन एज एन एसेट्स इन बैलेंस शीट। अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का जो आपका अकाउंट है वो बैलेंस शीट में आप एसेट्स की जगह दिखाएंगे। नोट, इफ द स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। अगर आपका स्टॉक जो है वो इसका इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है
तो आप ये एंट्री दोगे, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टोटल वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए ये जो आप यहाँ पे इंश्योरेंस वर्ड सुन रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों का डिटेल में वीडियो है बिजनेस स्टडीज वाले प्लेलिस्ट में, तो वहां पे आप जाके देखिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो से आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारा वीडियोस है हमारे चैनल में, ठीक है? तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, आप खुद से खोजे लेकिन आपको नहीं मिला, तब आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, हम लोग उसका लिंक आपको दे देंगे ताकि आप उसको पढ़ सकें। अब देखिए ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर। अब देखिए जो प्रोप्राइटर है वो गुड्स ड्रॉ कर रहा है, ठीक है? व्हेन द प्रोप्राइटर ड्रॉज सम गुड्स और कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, इट इज अ ड्रॉइंग। अब मान लीजिए जो मालिक है, प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। वो या तो बिजनेस से कुछ सामान ले लिया या तो कैश ले लिया, किस लिए? अपने इस्तेमाल के लिए, तो हम लोग उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। नाउ इफ यू फाइंड दैट this has not been recorded in the books, you have to make the necessary adjustments to take it into the final accounts। तो अगर आप ये देखेंगे कि आपकी किताब में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे? नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करेंगे, कहाँ? फाइनल अकाउंट में। देन द ट्रीटमेंट ऑफ सच ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर इन द फाइनल अकाउंट इज एज फॉलोज। तो उस केस में जो प्रोप्राइटर अपने लिए पैसा निकाला या सामान निकाला, तो वो जो ड्रॉइंग्स है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा फाइनल अकाउंट में? डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप परचेज लिखते हो डेबिट साइड में, उसमें से ये डिडक्ट करिए। डिडक्ट इट ईदर फ्रॉम द कैपिटल और एड इट टू ड्रॉइंग्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो आपका कैपिटल है उससे आप लेस करिए या तो ड्रॉइंग्स में ऐड कर दीजिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है? सम्स करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? ड्रॉइंग्स मेड इन कैश, जब आप कैश में कर रहे हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है? बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट बीइंग ड्रॉइंग्स ट्रांसफर, ठीक है? अब देखिए विथड्रॉल ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर, जब प्रोप्राइटर गुड्स निकालता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट बीइंग ड्रॉइंग्स ट्रांसफर्ड। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, यहां पे कैश और बैंक की जगह आप सिर्फ लिख दियो परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स है। अगर गुड्स का नाम होता तो डायरेक्टली उस गुड्स का नाम लिखते। इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर आउट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस और कैश। अब सोल प्रोप्राइटर क्या किया? बिजनेस का पैसा यूज करके अपना इनकम टैक्स पे कर दिया, तब इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक बीइंग इनकम टैक्स पेड। कैश में है तो कैश, बैंक से है तो बैंक। अब फिर लिखोगे आप ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट बीइंग इनकम टैक्स ट्रांसफर्ड। फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है? अब देखिए आगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आप बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि मुफ्त में आपको कुछ प्रोडक्ट दे दिया जाता है। ये इस उद्देश्य से दिया जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और आपको अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप फिर से उसे खरीदें और कंपनी का सेल हो, ठीक है? तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फॉर सेल्स प्रमोशन सम ऑफ द गुड्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सेल्स प्रमोशन के लिए क्या किया जाता है? कुछ गुड्स को फ्री सैंपलिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ ₹10,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, देन इट विल बी एन एडवर्टीजमेंट फॉर द कंसर्न, बट ऑन द अदर हैंड द स्टॉक विल बी लेस बाय गुड्स ऑफ सच वैल्यूज। अब मान लीजिए आप यहाँ प्रोडक्ट दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं 10,000 रुपया का, तो ये क्या है? कंपनी के लिए या फर्म के लिए एडवर्टीजमेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपका स्टॉक भी कम हो जाएगा। इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड। अब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने के लिए आपको ये एंट्री देना होगा, क्या? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नाउ द ट्रू होल्ड इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री। अब इस एंट्री का दो इफेक्ट क्या होगा? इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस। या तो आप परचेजेस से डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दीजिए, ठीक है? इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। साथ ही साथ आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो अकाउंट है उसके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोल के डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है?